होगा सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, यही चैप्टर आज चलेंगे सॉलिड स्टेट्स। तो हम इंट्रोडक्शन पहले चलते हैं, इस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद चलेंगे डिस्कशन करेंगे। इंट्रोडक्शन यानी परिचय, कहने का मतलब परिचय है, परिचय करेंगे हम। थोड़ा डिस्कशन इस बात का कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे ना कि आखिर ठोस स्टेट, देखिए पूरा ब्रह्मांड जो बना हुआ है, हम तीन बातों से कह सकते हैं पूरा ब्रह्मांड। नंबर 1 कारक आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इस पर बोला जाता है माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये क्या होता है, आवेशहीन होता है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। अब बात करते हैं इसके, इसका जो आपका वो होता है यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है कूलाम्ब होता है। इसका यूनिट क्या होता है, इसका भी कूलाम्ब होता है। ये क्या होता है, उदासीन होता है, कोई चार्ज इस पर नहीं होता है। इतना कूलाम्ब का पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर इतना कूलाम्ब का नेगेटिव चार्ज होता है। इस पर चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर। अगर 1 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन देखिए भैया, इलेक्ट्रॉन आप बात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए दुनिया में जो भी आपको दिखाई पड़ता है संसार में, सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं। जो भी हुआ है दुनिया में, जो भी आपको वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, सब कुछ इन्हीं तीनों से, पूरा ब्रह्मांड का निर्माण ही इसी से हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जो आज तक साइंटिस्टों ने खोजा है, यही 3 कंपोनेंट को ज़्यादातर जिक्र करते हैं। आप साइंस की निगाह से देखेंगे या किसी भी निगाह से देखेंगे तो यही तीनों कंपोनेंट का जिक्र हर जगह आपको मिलेगा। पूरे साइंस के अंदर में पॉजिटिव हुआ या फिजिक्स हुआ, हर जगह यही कंपोनेंट ही क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। तो आप जानिए कि क्या होता है आपका ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या होते हैं, सेंटर में होते हैं। और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके ऑर्बिटल में क्या करते हैं, इन ऑर्बिटल में क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं ऑर्बिटल में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। क्या होते हैं, पहला नंबर ये जानेंगे, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी हम जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाते हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन पर आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम लगता है। भाई पास रहेंगे आकर्षण बल ज़्यादा, इस पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा। जैसे जैसे इसीलिए कहा जाता है कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब ये होता है, बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं, वो फ्री होते हैं, रूम टेम्परेचर क्या होते हैं, चलने के लिए फ्री स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, थोड़ी तबीयत खराब है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इस पर हम बात कर लेते हैं। चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब का चार्ज होता है इस पर। इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर कितना होता है, इस पर माइनस, और इस पर क्या हो जाएगा प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम्ब का पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हम कह सकते हैं 9.1 × 10⁻⁻ कितना होता है 31 kg में अगर लिखेंगे, और ग्राम में लिखेंगे तो 9.1 × 10⁻28 क्या ग्राम हो जाएगा। ये आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब मास ऑफ प्रोटॉन की तरफ चलते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, बोला जाता है मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ये होता है आपका एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो इतना आपको बेसिकली छोटी छोटी बातें हैं। अब आप मान कर चलिए, इसका मतलब ये होता है कुल मिलाकर 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम का मतलब है ब्रह्मांड का सबसे सूक्ष्मतम पार्टिकल, सबसे एकदम मतलब इतना बारीक पार्टिकल है कि आपको ये दिखाई नहीं पड़ेगा। बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास सपोज करिए कि आप एक बार क्या लिखोगे 0.000000, आप कितनी बार लिखेंगे, 30 बार आप 0 लगाएंगे, 30 बार, उसके बाद जब जाकर कहीं 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, तो इतना छोटा होता है 91 तब लिखेंगे। 30 बार 0 लगाने के बाद आप कल्पना कर सकते हैं, यानी पॉइंट के बाद हम अगर क्या होते हैं 5 अंक जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 अंक मान लीजिए हम जाते हैं, अगर 9 लिख देंगे, एक छोटा सा पार्टिकल आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसकी केवल कल्पना किया गया है। आप मान कर चलिए 30 बार दशमलव के बाद 30 बार आप क्या लगाएंगे, पॉइंट के बाद 30 बार आप 0 लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या 91 लिखेंगे। अब इतना सूक्ष्म पार्टिकल है, वेरी 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 स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द वर्ल्ड, हम कह सकते हैं इन द यूनिवर्स, कह सकते हैं ब्रह्मांड का सबसे सूक्ष्मतम कण आज तक माना गया है। खोज चल रही है, गॉड पार्टिकल के बारे में खोज चल रही है, बहुत सारे हैं। ठीक है, वैज्ञानिक हैं अपना खोज रहे हैं, लेकिन हमें बेसिकली यही पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में लिख रहे हैं। अब केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। बहुत सूक्ष्मतम पार्टिकल है,
अब बात कर लेते हैं, अगर देखिए आपको अगर समझना है इलेक्ट्रॉन के बारे में तो आपको एक काम करना पड़ेगा। रात में धूल के कण उड़ते हैं, बहुत बारीक बारीक धूल के कण जो आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं, उसी को यार मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन, कोई बालू का तिनका अगर आपको दिखाई पड़े उसको मान लीजिए आपका क्या है, वो परमाणु मान लीजिए, यानी एटम मान लीजिए। और आपका जो भी आपको स्पष्ट दिखाई पड़े उसको मान लीजिए आप क्या है, द्रव्य है। तो कहने का मतलब अणु है, और बड़ा दिखाई पड़े अणु है, उससे बड़ा दिखाई पड़े तो आपका द्रव्य है, यानी जो पदार्थ आप देख रहे हो पूरा पदार्थ है। तो इस बात को हम कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, शुरू से हम पहला नंबर बात करते हैं। अब क्या है, बात करते हैं अब पूरा सिस्टम इंट्रोडक्शन, इसका परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि क्लास 12 की है। हम छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन बट इतना जरूर है कि आपको कुछ न कुछ थोड़ी जानकारी दे दिए। देखिए, संपूर्ण ब्रह्मांड दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक आपका क्या होता है, द्रव्य होता है, और दूसरा क्या होता है, ऊर्जा होता है। ऊर्जा होता है। द्रव्य का कार्य क्या होता है, द्रव्य उसको क्या करता है, अस्थायित्व प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, अस्थायित्व, अस्थायित्व प्रदान करता है। और इसको क्या करता है, संचालित करता है। क्या करता है, संचालित करता है। संचालित करने वाला कारक होता है। ये अस्थायित्व प्रदान करता है द्रव्य। अब द्रव्य की कितनी स्टेट पाए जाते हैं, हम कह सकते हैं 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वाला ठोस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। गैस को ठोस में ही पढ़ना है। ठोस को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, ठोस को डिवाइड हम कर सकते हैं 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका क्या हो जाएगा, आपका क्रिस्टल हो जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। यहीं पर आज हम क्रिस्टलीय ठोस यानी सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलीय ठोस के बारे में ज़्यादा जिक्र करेंगे, सब पर अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो बात कर लेते हैं क्या होता है कि हम कह सकते हैं द्रव्य प्लस ऊर्जा, द्रव्य और ऊर्जा दोनों ही ऊर्जा क्या करते हैं, दोनों ही कारक क्या होता है, ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। द्रव्य उसको अस्थायित्व प्रदान करता है तथा ऊर्जा उसकी क्रियाओं को संचालित, भाई एनर्जी जिसके अंदर होगी वही क्या हो सकता है, वही तो इधर उधर जा सकता है, वही तो कुछ कर सकता है। हाँ, कोई वर्क अगर करना होगा तो भाई एनर्जी का होना जरूरी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब क्या होते हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ सिद्ध हो चुका है कि कहने का मतलब जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं, छोटे छोटे अति सूक्ष्म कणों से मिलकर किसी द्रव्य का निर्माण हुआ है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इनके अंतरकणीय बलों के आधार पर हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर दे सकते हैं। एक आपका होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा क्या होता है, गैस होता है। तो ये बात आप मानकर चलिए। सॉलिड क्या होता है, ठोस क्या होते हैं, ठोस में आप कई प्रकार से हम डिफिनीशन बना सकते हैं। ठीक है, ठोस ऐसे हो, क्या लिख सकते हैं, चलिए हम बनाते हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं कि कैसे आप थोड़ी बना लेते हैं। ठोस में पहला नंबर 2 चीज हम प्रॉपर्टी देखेंगे, ठोस क्या होता है। ठोस में क्या होता है, पहला नंबर जो एटम होते हैं, मान लीजिए कोई ठोस है, इसमें जो एटम होंगे वो क्या होंगे, बहुत पास पास होंगे, बहुत क्या होंगे, एक दूसरे सटे होंगे। इनके बीच क्या होता है, फोर्स क्या होता है, सारे एटम क्या होंगे, बहुत पास पास होंगे, और इनके बीच जो फोर्स लगेगा यानी बल लगेगा, बल का मान भी बहुत ज़्यादा होगा इनके बीच, ये बहुत पास पास होंगे। अब बात कर लेते हैं, बल का मान भी ज़्यादा होगा इसमें। ठीक है, ठीक है, ठोस वह पदार्थ होते हैं, लिख सकते हैं हम ठोस, इधर से लिखते हैं तब आपको दिखाई पड़ेगा, लिख सकते हैं ठोस वह पदार्थ होते हैं, वह पदार्थ होते हैं जिनके कण क्या कह सकते हैं, चाहे परमाणु हो, अणु हो, या फिर क्या हो, आयन हो, क्या होते हैं, स्थिर। ठीक है, क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं, अस्थाई होते हैं तथा या पूरे निकाय में हम लिख सकते हैं अपने मन से, तथा यह पूरे निकाय में गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, गत करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं।
हम लिख सकते हैं ए जहां पर रहते हैं अपने अक्ष पर घूर्णन या कंपन करते हैं। ए अपने अक्ष पर घूर्णन या फिर क्या करते हैं, घूर्णन या कंपन करते हैं। और क्या करते हैं, घूर्णन या कंपन करते हैं, घूर्णन या कंपन करते हैं। कह रहे हैं ठोस व पदार्थ होते हैं जिनके कण परमाणु अणु आयन, जिनके कण अवयवी कण हम कह सकते हैं, या हम कण भी बोले, अवयवी लगा तो अवयवी कण परमाणु अणु आयन अस्थायी होते हैं तथा यह पूरे निकाय में गत करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये अपने अक्ष पर घूर्णन या कंपन करते हैं। क्या कह सकते हैं, इनके कणों के बीच हम देख सकते हैं आगे, इनके कणों यानी परमाणु अणु आयन, इनके कणों अवयवी कणों के बीच क्या होता है, अवयवी कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल का मान बहुत अंतरा आणविक आकर्षण बल लिखेंगे, अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान क्या होता है, बहुत अधिक होता है। इस तरीके से डिफिनीशन हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं। 5 लाइन 8 लाइन 10 लाइन हम अपने जो आपका कापी होगा, कापी में हम आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 बातें आप याद रखना, सीधी सी बात है। हमें कोई थ्योरी बनाने के लिए 2-3 बातें याद रखना चाहिए, बाकी थ्योरी तो आराम से बनती चली जाएगी। जैसे इसमें पहला नंबर आप ये जानिए कि जो कण होंगे, कण ये गत करने के लिए ठोस जो होगा उसमें जो कण होते हैं यानी परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, आयन होते हैं, वो क्या होते हैं, गत करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। दूसरी बात हम कह सकते हैं ये जहां पर रहेंगे स्थिर रहेंगे। पहला नंबर ये क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, गति नहीं कर सकते यानी मोशन नहीं कर सकते हैं, गति नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात क्या बोला गया है, यह अपने पूरे निकाय में गत करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, मोशन नहीं कर सकते हैं। वह क्या करते हैं, ये अपने अक्ष पर घूर्णन या फिर कंपन करते हैं जहां पर मौजूद रहेंगे। दूसरी बात क्या आई, घूर्णन करने की और क्या करने की, कंपन करने की बात आई। 2 बातें हो गई। तीसरी बात क्या होते हैं, इनके कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल हम बोल सकते हैं। आकर्षण बल का मान क्या है, अधिक है। आकर्षण बल का मान क्या है, अधिक है। आकर्षण बल क्या है, अधिक लग रहा है, तभी तो ये कंपन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं आसानी से, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या होती है, देखिए कहने का मतलब क्या कह रहे हैं, इसमें आगे बात कर लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब चलते हैं, नहीं तो इसी बार डिस्कशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्रिस्टल पर, जो हमारे चैप्टर का मुख्य पार्ट है उस पर चलते हैं, उसका जिक्र करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, बात यही होती है क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, इसमें घटक कण क्या होते हैं, परमाणु अणु आयन क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, एक व्यवस्थित क्रम में जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कुछ नहीं करना है, आसानी से देखना है। इसमें जो आपके परमाणु हैं यानी आप देख सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं अवयवी कण। किसी भी निकाय के अंदर क्या है, क्रिस्टल के अंदर अवयवी कण, इसमें परमाणु अणु आयन ये क्या होते हैं, इनका अरेंजमेंट जो होता है रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ये नियमित क्रम में जुड़े होते हैं, नियमित तथा व्यवस्थित क्रम में जुड़े होते हैं। लिख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस में घटक कण, क्रिस्टलीय ठोस में लिख सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस में घटक कण या फिर अवयवी कण, घटक कण परमाणु अणु आयन, परमाणु अणु या फिर आयन क्या होते हैं, घटक कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं, पहला नंबर आप जानिए, परमाणु अणु आयन जो रहेंगे वो नियमित क्रम में रहेंगे, एक रेगुलर अरेंजमेंट में रहेंगे, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए। क्या होगा, परमाणु अणु आयन क्या रहेंगे, पहला नंबर क्या होते हैं, निश्चित क्रम में होते हैं। दूसरा बात क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, यही सब मिलकर जो कण होते हैं, यही मिलकर क्या होते हैं, यूनिट सेल का निर्माण करते हैं। हम लिख सकते हैं इसी
यही कण आपस में मिलकर त्रिविम जालक का निर्माण करते हैं। त्रिविम जालक का मतलब क्या है? इसी को अगर हम छोटे छोटे इन्हीं कणों को अगर हम एक क्या कहने का मतलब एक अगर हम क्या ले लें, एक पात्र ले लें, यानी पात्र ले लें, एक गत्ता ले लें या कुछ ले लें, एक कंटेनर ले लें और उसी के अंदर हम इनको सजा के रख दिया जाए, ठीक है। जैसे आपका एक मान लीजिए बॉक्स है, बॉक्स के अंदर छोटे छोटे परमाणु यानी परमाणु अणु आयन यानी लड्डू रखा गया है अरेंजमेंट, उसको सिस्टमैटिक तरीके से हम काट डालें, छोटे छोटे भागों में चौखिटा काट दें, तो आपको देखने को मिलेगा कुल मिलाकर कि ये कोई यूनिट सेल बन जाएगा। अभी बाद में समझाते हैं वो क्या होते हैं। इनकी आगे क्या होती है? त्रिविमीय जालक का निर्माण करते हैं, इसको बोला जाता है 3D आकृति का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपका क्या हो गया NaCl होगा, इसको क्या बोला जाता है? क्रिस्टलीय ठोस बोला जाता है। और क्या होता है? और उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि आपका सिल्वर हो गया, कापर हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया। सिल्वर हो गया, कापर हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। आपका शर्करा हो गया, बोलते हैं शर्करा होता है जैसे C12H22O11। चीनी आपने देखा होगा, चीनी जिसे बोलते हैं सामान्य भाषा में चीनी बोला जाता है, C12H22O11 ये होता है। अब बात कर लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में, ठीक है। तो ये होते हैं क्रिस्टलीय ठोस में घटक कण जो होते हैं परमाणु अणु आयन नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। नियमित क्रम में देखिए दिखाई पड़ रहा है इसमें कौन सा पहाड़ उठाना है, नियमित क्रम में सारे के सारे परमाणु भी है ना, अब नियमित क्रम में जुड़े हुए हैं। और क्या कह रहे हैं? एक कण आपस में मिलकर त्रिविमीय जालक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। राइटिंग बहुत अच्छी तरीके से नहीं लिख रहा हूँ, बस ऐसे समझ लीजिए। त्रिविमीय जालक का निर्माण करने का मतलब यही कण जब व्यवस्थित जुड़े होंगे तो एक 3D आकृति बनाएंगे, यानी जिसमें क्या होगा? एक घन के आकार का एक त्रिविमीय जालक है, एक यूनिट सेल आकृति का एक जालक का निर्माण कर रहे हैं, यानी इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, 3 एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है और एक क्या है कहने का मतलब जेड अक्ष है। त्रिविमीय जालक का निर्माण अभी आगे जब पढ़ाएंगे तो आपको त्रिविमीय आकृति आपको बना के दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। त्रिविमीय क्या ही मतलब सारे एटम जब यहाँ पर कॉर्नर पर होंगे तो यही क्या होते हैं? त्रिविमीय जालक का निर्माण करते हैं। अभी बात कर लेते हैं अगला वाला अक्रिस्टलीय ठोस की बात कर लेते हैं। अक्रिस्टलीय इसको मिटा रहे हैं, अगला वाला देखिएगा आराम से। अब अगली बात कर लेते हैं आपका अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, अक्रिस्टलीय ठोसों में ये देखा गया है हम कह सकते हैं ऐसे ठोस जिसमें क्या है? अवयवी कण क्या कह सकते हैं? परमाणु अणु या फिर लिख सकते हैं परमाणु अणु या फिर आयन परमाणु अणु आयन क्या होते हैं? अनियमित क्रम में अनियमित क्रम में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं तथा त्रिविमीय आकृति का निर्माण त्रिविमीय आकृति का निर्माण त्रिविमीय आकृति का निर्माण नहीं करते हैं। ये क्या होते हैं? ऐसे ठोस जिसमें क्या होते हैं? अवयवी कण परमाणु अणु आयन अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा त्रिविमीय आकृति का निर्माण नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते। ये बात याद रखना। अवयवी कण परमाणु अणु आयन, ये अवयवी कण का मतलब आप जान लीजिए कि अवयवी कण का मतलब चाहे वो परमाणु होगा, चाहे अणु होगा, चाहे आयन होगा, यानी छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं, छोटे छोटे जो कण हैं उन्हीं का केवल जिक्र हुआ है। कोई ऐसी बात नहीं है कि सर परमाणु अलग होता है, अणु अलग होता है, आयन अलग होता है, ऐसा कोई बात नहीं है।
अब आप कहोगे परमाणुओं से मिलकर अणु का निर्माण है, तो अणु कैसे बोल दिया गया? उसका मतलब आप ये जानिए अभी कण, छोटे छोटे कण का जिक्र हो रहा है। ये अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई परमाणु आपका यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, अनियमित रहेंगे। यानी क्या होते हैं? अनियमित जब रहेंगे तो कहाँ 3D आकृति का निर्माण कर पाएंगे। चौखंडी आकृति ऐसे थोड़ी होगी, एक्स अक्ष, वाई अक्ष पर, जेड अक्ष पर नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय कहलाते हैं। 3 क्या कह रहे हैं? अवयवी कण परमाणु आयन अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, पहला नंबर। और दूसरा है तथा ये क्या होते हैं? त्रिविमीय आकृति का निर्माण क्या होते हैं? नहीं करते हैं। क्या कहलाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे आपके पास हम लिख सकते हैं रबर हो गया, दूसरा नंबर हम लिख सकते हैं रबर के बाद हम क्या लिख सकते हैं? प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया। तीसरा नंबर हम लिख सकते हैं मक्खन हो गया, मक्खन भी बोला जा सकता है, पनीर भी बोला जा सकता है, और कांच भी बोला जाता है। कांच भी क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोसों के अंतर्गत आता है। हम देखेंगे ना जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं वहाँ पर जो कांच लगा होता है, कांच क्या होता है? ऊपर पतला होता है, नीचे मोटा होता है। क्यों? कारण क्या होता है? क्योंकि वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल लगा रहने के बाद ना ऊपर से जो परमाणु होते हैं, परमाणु वो चले आते हैं, खिसक के नीचे चले आते हैं, जिसके कारण क्या होता है? नीचे मोटा हो जाता है, ऊपर पतला हो जाता है। यही कारण होता है, कुछ नहीं। इसलिए उसे बोला गया है आपका क्या है? सुपर कोल्ड लिक्विड भी बोला जाता है उसको। यानी कहने का मतलब जैसे ठंडा आइस नहीं होता है, ठंडा बर्फ, सेम टू उसे संज्ञा दिया गया है। कांच भी ऐसा होता है, ऐसा गुण होता है। लेकिन ये क्या होता है? बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होता है। जो परमाणु क्या होते हैं ऊपर से नीचे आते हैं, प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, रबर हो गया, प्लास्टिक, मक्खन, पनीर, कांच, ये सब तमाम एग्जाम्पल हैं, ये आपके क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। अब दोनों में हम थोड़ा अंतर आज पता करेंगे और इसी के बाद हम वीडियो को ब्रेक करेंगे। अंतर देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। अंतर की बात कर लेते हैं, अंतर क्या क्या हो सकता है। उसके बाद अभी तुरंत हम इंग्लिश मीडियम वालों को केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। इंग्लिश मीडियम आएंगे, फटाफट करके बताएंगे। अगला बात कर लेते हैं, क्या है क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, अंतर स्पष्ट करना है। एक तरफ हम बनाएंगे क्या है? क्रिस्टलीय ठोस, एक तरफ हम लिखेंगे क्या? क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। दूसरी तरफ लिखेंगे क्या? अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस लिखेंगे। ध्यान से देखना क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। पहला नंबर ये कहा जाता है ये दीर्घपरासी होते हैं, क्योंकि कोई भी अगर बड़ी से बड़ी आपको क्यों होता है ऐसा क्रिस्टलीय ठोस दीर्घपरासी क्यों होते हैं? कारण तो होता है। दीर्घपरास होता क्या है हम लिख सकते हैं, पहले लिख देते हैं। दीर्घ परासी होते हैं, दीर्घ परासी पहला वाला परासी होते हैं, इनका दीर्घ परास होता है। ये क्या होता है? ये लघु परास होता है। क्या होता है? लघु परासी होते, परासी होते हैं, लघु परासी होते हैं। दूसरा अंतर हम क्या कह सकते हैं? दूसरा अंतर कह सकते हैं इनमें क्या होते हैं? त्रिविमीय आकृति पाई जाती है। क्या? 3D आकृति या त्रिविमीय आकृति हम लिख सकते हैं। 3D आकृति कोई दिक्कत नहीं है, 3D आकृति पाई जाती है, आकृति पाई जाती है। और इसमें क्या होता है? 3D आकृति नहीं पाई जाती, आकृति नहीं पाई जाती है। तीसरी बात हम क्या कर सकते हैं इसमें अंतर में? दीर्घपरासी अभी बात सारी करते हैं। एक क्या होता है इनका? गलनांक और क्वथनांक, गलनांक प्लस क्वथनांक, क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? ये होता है निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। इसमें क्या होता है? गलनांक क्वथनांक क्या होता है? अनिश्चित होता है। गलनांक प्लस क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है? अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। अगली बात क्या कर लेते हैं? तीसरा नंबर बात कर लेते हैं। तीसरा बात ये हो सकता है इसमें अगर क्रिस्टल को हम काटेंगे तो उसका सतह जो होगा चिकना प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं क्रिस्टल को काटने पर, क्रिस्टलीय ठोस को काटने पर,
ठोस को काटने पर इसकी सतह क्या हो सकती है? चिकनी हो सकती है। सतह क्या होगी? चिकनी होगी, और इसकी सतह चिकनी नहीं होगी। लिख देना, सतह चिकनी नहीं होगी। और क्या हो सकता है? और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देखते चलेंगे, आपको सारी बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएंगी। देखिए दीर्घपरासी का मतलब क्या होता है, पहले आप ये जानिए। दीर्घपरासी का मतलब, जैसे मान लीजिए आपके पास जब आप कोई चीज निश्चित रहेगा, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित रहेगा, जैसे मान लीजिए यूनिट सेल की बात कर लेते हैं। अब देखिए ये क्या होगा, आराम से इसका चाहे जितना बड़ा बना दोगे ये टूटेगा फूटेगा नहीं, ये बड़ा बनता चला जाएगा, क्योंकि ये व्यवस्थित क्रम में जुड़ा हुआ है। ये मैंने ब्लॉक बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये दीर्घपरासी होते हैं। लेकिन इसमें भाई साहब अगर हम छोटे छोटे हम क्या कर दें, मैं छोटा छोटा एक चौखिंटा यानी कहने का मतलब एक छोटे छोटे एक बॉक्स ले लें और उनको बढ़िया से सजाएं, अरेंजमेंट करें उनका, तो हम बहुत बड़ा बना सकते हैं। बुर्ज खलीफा कैसे खड़ा है? क्योंकि उसमें क्या है? अरेंजमेंट है। तो इसीलिए क्या होते हैं, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस बड़ा तभी बन सकता है जब उसमें क्या होगा, नियमित व्यवस्थित क्रम होगा, तभी वो क्या हो सकता है, अपने आप को बड़ा बना सकता है जुड़कर। ठीक है, परमाणुओं को जोड़ जोड़कर अपने आप को बड़ा बना देगा। और लेकिन ये लघुपरासी होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा, मक्खन को आप देख लो, मक्खन लघुपरासी है। मक्खन को आप घासते चले जाओ, है मक्खन हो गया। रबड़ सामान्य तरीके से हल्का सा टेम्परेचर में, क्या रबड़ को आप कितना ऊंचा कर सकते हो, वो लचीला होता है ना, लप जाएगा, टूट भी सकता है यार, कोई दिक्कत नहीं है। ताप दाप नमी मिलेगा तो टूट जाएगा। कितना बड़ा आप बना सकते हो रबड़ को, तो रबर हो जाएगा। प्लास्टिक हो जाएगा, प्लास्टिक क्या होगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? आप मोटा सा प्लास्टिक लो, खंबा उसका पोल बनाओ, क्या दिक्कत है? देखो टूटता है कि नहीं टूटता है। तो ये कहने का मतलब इसमें जब छोटे छोटे पार्टिकल हैं, जब अरेंजमेंट नहीं है, एक फिक्स, एक क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये लघुपरासी होते हैं। यानी जब कण ही नहीं पता है, कहीं यहाँ है कहीं यहाँ है, अब ये क्या जुड़ेंगे? मान लीजिए एक गत्ता इधर है, एक बॉक्स इधर है, अब एक बॉक्स इधर पड़ा हुआ है, एक बॉक्स इधर पड़ा हुआ है, ऐसे तिरछा, एक बॉक्स इधर पड़ा हुआ है। अब एक कितना बड़ा बना सकते हो आप? इसको बड़ा बना सकते हो या इसको बड़ा बना सकते हो। यानी परमाणु अगर व्यवस्थित क्रम में रहेंगे, व्यवस्थित क्रम में यूनिट सेल का निर्माण करते हैं, अभी बाद में यूनिट सेल का जिक्र करेंगे। परमाणु अगर व्यवस्थित क्रम में रहेंगे तब तो वो ठीक है कि दीर्घपरासी होंगे, और अगर व्यवस्थित क्रम में नहीं होंगे तो लघुपरासी होंगे। अब इसमें देखिए 3D आकृति क्या होती है। अगर हम एक गत्ते में, एक हमने क्या ले लिया, एक चौखिंटा सा गत्ता ले लिया, इधर हम लिख दे रहे हैं एक चौखिंटा सा गत्ता ले लिया। अब इस गत्ते में हमने क्या कर दिया, बढ़िया से हमने सजा दिया, क्या लड्डू सजा दिया। तो इसमें क्या होता है, 3D आकृति होती है। इसमें परमाणुओं की आकृति क्या होती है, 3D में होती है। यानी x अक्ष पर भी परमाणु होते हैं, y अक्ष पर भी परमाणु होते हैं, z अक्ष पर होते हैं। x अक्ष पर, y अक्ष पर और z अक्ष पर परमाणु होते हैं, और ऐसी संरचना बनाते हैं, एक चौखिंटा बॉक्स बना देते हैं, जिसे बोला जाता है यूनिट सेल जिसे बोलते हैं। समझ में आया, यूनिट सेल भी बोलते हैं। अगला वाला बात करते हैं, इनकी आकृति 3D नहीं होगी, 3D होगी, 3D आकृति तो ये बन सकती है, लेकिन ये अनियमित क्रम में होंगे, इनकी 3D आकृति नहीं होगी। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 एक्सिस नहीं होंगे, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। x अक्ष और दूसरे को बोल सकते हैं y अक्ष और z अक्ष, यानी ये नहीं होगा। अगला वाला कर लेते हैं, गलनांक और क्वथनांक इनका क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए अगर ये 200 पे गलेंगे, गलना है इनका, जैसे NaCl मान लेते हैं, NaCl है। अगर 800 पर इसका गलनांक क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है, NaCl को अगर 800 डिग्री टेम्परेचर दे दिया जाए, तब जाकर वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, यानी गलित अवस्था में आ जाता है। तो कहने का मतलब इनका गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। लेकिन भाई साहब मान लीजिए इनको गलाना है, तो 150, मान लीजिए प्लास्टिक है, उसको गलाना है, बहुत हार्ड प्लास्टिक है, मान लीजिए मैंने इसको टेम्परेचर दिया कितना, 150 डिग्री टेम्परेचर दिया, तो 150 से गलेंगे 250 तक गलते रहेंगे। 150 डिग्री सेल्सियस तक गलना चालू करेंगे और गलते रहेंगे 250, जब हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गल जाएगा। कोई फिक्स टेम्परेचर पे नहीं, 150 तक गलना चालू होते हैं और 250 तक गलेंगे, कि मतलब इनका कोई फिक्स नहीं होता है कि 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गल जाएंगे या फिर 170 डिग्री सेल्सियस पर गल जाएंगे, कोई फिक्स नहीं होता, अनिश्चित होता है। अगला वाला होता है क्रिस्टलीय ठोसों को काटने पर हमें क्या प्राप्त होती है, चिकनी सतह।
स्मूथ एकदम, कहने का मतलब सॉफ्ट एकदम मुलायम सतह प्राप्त होती है, लेकिन इसकी चिकनी सतह प्राप्त नहीं होती है। आप क्रिस्टलीय ठोसों पर अगर हाथ लेकर जाओगे, जैसे ग्लास हो गया सुपर कोल्ड लिक्विड, उस पर हाथ लेकर जाएगा तो हाथ में चुभ जाएगा, तो ये होता है। और क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है। गलनांक हो गया, इसमें गलन एंथैल्पी क्या होती है, ठीक है। नियत होती है, इसमें नियत नहीं होती। इसकी गलन एंथैल्पी क्या होती है, नियत होती है, नियत, और इसमें नियत नहीं होती है, नियत नहीं होती है। हम कट कर सकते हैं। गलन एंथैल्पी क्या कहते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन। गलन एंथैल्पी गलने वाला है, यानी गलेगा और किस टेम्परेचर पर, गल जाएगा पूरी तरीके से। तो यानी कहने का मतलब इनका नियत होती है, यानी वो गलित अवस्था में आने के लिए जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, उसको ऊष्मा की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं गलन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। गलन की एंथैल्पी, गलने के लिए बाहर से जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं गलन की एंथैल्पी। ये तो टेम्परेचर है या ताप है, ये हीट है, ये क्या है, इसमें ऊष्मा रहेगा, और ये तो ताप है, ताप 800 डिग्री सेल्सियस आपने दिया है। ऊष्मा यहाँ पर आप दे रहे हो, लेकिन पहले ताप दोगे तब ऊष्मा। ये पूछ रहा है डायरेक्ट ऊष्मा, अगर इसको कितना ऊष्मा, इसको कितना कैलोरी जूल ऊष्मा मिलेगा, तब ये नियत रहेगा और ये नियत नहीं रहेगा। अगली वाली बात कर लेते हैं। अगला वाला क्या हो सकता है, हम कह सकते हैं अगला वाला क्या होता है, इससे क्या होता है, वही बात अगली बात कर रहे हैं। अगला वाला क्या होता है, आकृति की बात भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब देख लेते हैं अगला वाला। ए होते हैं विषमदैशिक और ए होते हैं समदैशिक। अब अगला बात कर लेते हैं, क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं, दैशिक होते हैं, और ये क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। क्या दिक्कत है, इसमें भी आराम से देखेंगे वीडियो। विषमदैशिक का मतलब क्या होता है, एक जैसे मान लीजिए ए सभी दिशाओं में अपनी प्रॉपर्टी यानी अपने गुण को अलग अलग दिखाते हैं, विषमदैशिकता दिखाते हैं। सभी दिशाओं में अपने गुण को क्या करते हैं, बदलाव इनके गुण होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अक्रिस्टलीय क्या होते हैं, सभी दिशाओं में उनके समान गुण होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। विषमदैशिक मतलब ये अपने गुण को, अपनी दशा को क्या होते हैं कि जितने भी डायरेक्शन होंगे, विषमदैशिकता, विषम अलग अलग दिशाओं में अलग अलग गुण को प्रकट करते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। कोई भी दिशा होगी वहाँ अपने गुणों को, कोई भी दिशा होगी वहाँ अपनी दशा को, अपनी दैशिकता यानी क्या मतलब अपनी दशा को, अपने गुण को वो क्या करते हैं, इक्वल दिखाते हैं। ऐसा नहीं है बदलाव का गुण इसमें अंदर नहीं होता है, जैसे इंसान भी आज बदल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, मैंने जितना समझाना था समझा दिया। अब अगले वाले टॉपिक पर चलते हैं। अब इसको मिटा रहे हैं, अगला वाला टॉपिक क्या होगा इसको मिटा रहे हैं ये तो मैंने पूरा बता दिया आपको। आगे बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन हो गया, इसका परिचय ठोस क्रिस्टलीय के। अब अगली वाली बात कर लेते हैं, अगला वाला टॉपिक आपका क्या होगा। देखिए वीडियो कितने टाइम का बना है, उसके बाद हम ब्रेक करें 1 मिनट।